गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। पटवारी एग्जाम के लिए हिंदी की स्पेशल क्लासेस हमारे द्वारा ली जा रही हैं, जिसमें आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। और क्लास नंबर 5 के अंदर आज हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से देवनागरी लिपि, चलो छोड़ो देवनागरी लिपि की बात नहीं करते, लिपि क्या होती है और ये लिपि आखिरकार कहां इस्तेमाल की जाती है। भाषा के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि भाषा क्या होती है, और जब भाषा होती है तो भाषा के साथ ही साथ चलती है लिपि। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी भाषा जिस स्वरूप में लिखी जाती है उस स्वरूप का नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में पढ़ लेंगे कंप्लीट कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। ओके, चलिए देवनागरी लिपि के विकास से पहले भाषा को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो लोग पुराने लेक्चर्स में थे उन्हें आसानी से पता होगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम होती है जिसके द्वारा हम क्या काम करते हैं, हमारे अंदर मन में उत्पन्न हुए विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वह कहलाती है भाषा। संवैधानिक रूप में बात करें तो अभिव्यक्ति जिस माध्यम के द्वारा की जा सकती है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति यानी कि व्यक्त करना, विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त किया सकता है वह कहलाती है आपकी भाषा। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा के बाद में लिपि की। कि भाषा तो हमें समझ में आ गई कि हम जो मुख से उच्चारण करते हैं वो एक भाषा है। ठीक है, अब हमने जो बोला, मैंने जो बोला, इस बोले हुए को भविष्य में संरक्षित रखने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस भाषा को लिखेंगे। तो भाषा को कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि इस भाषा को किस वर्ण रूप में। देखिए यदि अगर हम बात करें हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें कुछ चट्टानों पर क्या देखने को मिलता है, चट्टानों पर हमें कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। चट्टानों पर कुछ चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ चित्र इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे कि चट्टानों पर ये जो चित्र हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये चित्र क्या है, ये है भाव चित्रात्मक लिपि, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि हमें प्राप्त हुई है, इसका अर्थ है कि वहां जो लोग रहते थे वो अपने विचार विनिमय के लिए क्या करते थे, किसी चट्टान पर, किसी पेड़ की छाल पर, पत्तों पर क्या काम करते थे, ऐसे चित्र बना बना करके अपने भाव व्यक्त करते थे कि आज ये जो हिरण है, मान लो ये हिरण है, आज हमें क्या करना है, इसका शिकार करना है। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो अपने चित्र बना करके अपने भाव व्यक्त करते थे, है ना। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम जिस तरीके से विकसित हो चुके हैं, हम विकास की ओर अग्रसर हैं, तो आखिरकार किस प्रकार से हम लिपि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से, यानी कि या तो वर्ण और साथ में संकेतों की सहायता से भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। यह क्या होती है, यह दृश्य होती है, यानी कि हम जब भी किताब पढ़ते हैं तो देख करके पढ़ते हैं, जबकि जो भाषा होती है वह कैसी होती है, श्रव्य होती है। मैं आपसे बोल रहा हूं, ये क्या है, ये है श्रव्य, है ना। और अब मैं बोलना बंद कर रहा हूं तो आपके जो बोर्ड पर ये लिखा हुआ है ये कैसा रूप है, ये दृश्य रूप है, आप इसे देख रहे हैं। ठीक है, तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या फिर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो माध्यम होता है वो माध्यम कहलाता है लिपि। यानी कि भाषा को हम यदि अगर लिखित रूप में संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, लिपि की आवश्यकता चाहिए। ठीक है, यानी कि लिपि संकेतों, चिन्हों, वर्णों आदि बहुत सारे स्ट्रक्चर, चिन्हों, इनका क्या होता है, समूह होता है। क्लियर हुआ, भाषा और लिपि समझ में आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा को हम कैसे लिखेंगे। हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम किस लिपि का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं देवनागरी लिपि का उपयोग। कौन सी लिपि का, देवनागरी। तो हमने अभी बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अभी तक देवनागरी लिपि, क्या डायरेक्ट देवनागरी लिपि आ गई। हम जो आज जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये आ है, ये जो है ये बड़ा है ना, ये जो है ये का है, तो कैसे समझ में आया कि ये आ है, ये आ है और ये छोटा है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी ये देवनागरी लिपि के विकास का एक क्रम रहा है, विकास का एक क्रम रहा है। यानी कि देवनागरी लिपि जिससे उत्पन्न हुई है वो लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि।
यहां पर ब्राह्मी लिपि जिस प्रकार से लिखा जाता है, तो ब्राह्मी जो होता है वो ऐसे आधा हा होता है और मा यहां पर कंप्लीट होता है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो भारत की समस्त ब्राह्मी लिपि के बारे में हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो ब्राह्मी जो लिपि है, यह लिपि समस्त लिपियों की जननी है। भारत के अंदर जितनी भी लिपि लिखी जा रही है, इन लिपियों की कौन जननी है? ब्राह्मी लिपि आदि जननी है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, ये प्रयोग है, आयोग नहीं, प्रयोग, यानी कि ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें जो देखने को मिल रहा है, ये आदि काल में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? हमें प्राचीन काल में देखने को मिलता है कि ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम साक्ष्य की हम बात करें कि आखिरकार कहां हमें मिला प्राचीनतम साक्ष्य, जहां हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है बौद्ध काल में 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व, यानी कि 5वीं सदी ईसवी, ईसा पूर्व नहीं, बौद्ध काल में, बौद्ध काल में 5वीं सदी ईसा पूर्व की हम बात करते हैं, यानी कि बौद्ध का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? कमेंट करके बताना है मुझे, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहां हुआ। तो बुद्ध काल के अंदर, यानी कि बौद्ध धर्म के विकास में बहुत सारे राजाओं का योगदान रहा। इन राजाओं के योगदान में सर्वप्रमुख जो योगदान है वो है आपके अशोक का। अशोक ने क्या काम किया? अपने प्रशासन की कुछ प्रमुख कानून, बातें और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, इन लेखों पर अपने विचार व्यक्त किए। अब जब विचार व्यक्त करेंगे तो राजा तो वहां पे उपस्थित है नहीं, किसी एक गुफा पर या किसी स्तंभ पर हम अपने विचार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए एक लिपि की आवश्यकता होगी। तो ये लिपि की जो आवश्यकता पूरी हुई, यानी कि सर्वप्रथम जिस लिपि का प्रयोग हुआ वो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। कहां मिला? अशोक के शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेखों में हमें इसके साक्ष्य देखने को मिले। ठीक है, बात करते हैं धीरे धीरे जिस प्रकार से इस लिपि का विकास होता रहा। किस लिपि का विकास होता रहा? ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि का धीरे धीरे विकास होता रहा। तो जब विकास जो है मौर्य युग से आया गुप्त काल की तरफ, तो जब मौर्य युग से गुप्त युग में आया तो क्या हुआ? ब्राह्मी लिपि दो शाखाओं में बट गई। ब्राह्मी लिपि अपने क्षेत्र के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर दो क्षेत्रों में बट गई। ठीक है, दो क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो था उत्तरी ब्राह्मी, दूसरा है दक्षिणी ब्राह्मी। यानी कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जिस लिपि का विकास हुआ वो रही आपकी उत्तरी ब्राह्मी, और दक्षिण में जिन लिपियों का विकास हुआ उन लिपियों में कहते हैं हम दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से कौन कौन सी लिपियां निकली हैं? पटवारी के अंदर प्रश्न बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? कि तमिल लिपि, जिसे हम कलिंग लिपि के नाम से भी जानते हैं, तमिल लिपि जिसे हम क्या जानते हैं? कलिंग लिपि के नाम से भी जानते हैं, यह किस ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई? अब ब्राह्मी लिपि तो जानते हैं, हाँ ब्राह्मी लिपि है। किस ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई? तो दक्षिण ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तेलुगु जिसे हम कन्नड़ लिपि भी कहते हैं, तमिलनाडु जिसे ग्रंथ लिपि कहा जाता है, प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से किसे ग्रंथ लिपि कहा जाता है? इनमें से ग्रंथ लिपि किसे कहते हैं? तो ग्रंथ लिपि हम कहते हैं तमिलनाडु के अंदर जो लिपि, यानी कि तमिलनाडु की लिपि है, उससे हम ग्रंथ लिपि कहते हैं। मलयालम लिपि का भी विकास किससे हुआ? दक्षिणी ब्राह्मी से हुआ। सिंपल सा आपको याद रखना है कि दक्षिण भारतीय यदि अगर नाम आपको देखने को मिले तो वो किससे उत्पन्न हुई है? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई एक लिपि है। क्लियर? चलिए, पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा? दक्षिणी ब्राह्मी से कौन कौन सी लिपियां हमें विकसित होती दिखाई दी। उत्तरी ब्राह्मी से किस प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, इसको थोड़ा क्रम में समझते हैं। क्या हुआ? जो उत्तरी ब्राह्मी है लगभग
3री सदी ईस्वी के आसपास हमें दिखाई देती है विकसित होती। इसके बाद में जो गुप्त काल में हमारे कुछ ग्रंथ लिखे गए, कुछ जो हमारे शिलालेख लिखे गए, इन पर जो बातें लिखी गई वह गुप्त लिपि हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी से थोड़ा सा जो विकसित हुई वो गुप्त लिपि के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में जो लिपि विकसित हुई वो है सिद्ध मातृका लिपि। क्वेश्चन बनेगा, सिद्ध मातृका लिपि का विकास किस ब्राह्मी लिपि से हुआ? तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से किसका विकास हुआ? सिद्ध मातृका लिपि के। ठीक है, सिद्ध मातृका लिपि के बाद में कुटिल लिपि आपको देखने को मिलेगी। सिद्ध मातृका लिपि का विकास थोड़ा सा और हुआ 8वीं 9वीं सदी तक। तो इस समय जो लिपि थी, भाषाओं को लिखे जाने की जो लिपि थी वो है कुटिल लिपि। ठीक है, अब कुटिल लिपि को एक तो उत्तर लिच्छवी लिपि भी कहते हैं, प्रश्न बनेगा उत्तर लिच्छवी लिपि किसे कहते हैं? तो कुटिल लिपि को कहते हैं, और इसे विकटाक्षर भी कहा जाता है। कुछ विद्वान इस कुटिल लिपि को विकटाक्षर भी कहते हैं, है ना, विकटाक्षर भी कहते हैं। अब जो कुटिल लिपि है, इस कुटिल लिपि का 2 शाखाओं में क्या हुआ? विकास देखने को मिला। किसका? कुटिल लिपि का 2 शाखाओं में हमें विकास देखने को मिला। एक तो थी नागरी, अभी तक देवनागरी लिपि विकसित नहीं हुई है, नागरी लिपि और शारदा लिपि, 2 प्रकार की लिपि हमें कुटिल लिपि से विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद में बात करें तो नागरी लिपि और शारदा लिपि। सबसे पहले कंप्लीट करते हैं शारदा लिपि, छोटी सी है, कम लिखा हुआ दिख रहा है, जल्दी कवर होगा। शारदा लिपि, शारदा लिपि के अंदर गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी लिपि, लहेंदा और टाकरी, ये 4 लिपियां विकसित हुई हैं शारदा लिपि से। कौन कौन सी? गुरुमुखी, कश्मीरी, लहेंदा और टाकरी। इसके बाद बात करते हैं नागरी से। तो नागरी जो लिपि है, इस नागरी लिपि से 2 शाखाओं में विकास हुआ। एक तो क्या? पश्चिमी शाखा, और एक थी आपकी पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा के अंदर बात करें तो पूर्वी शाखा से बांग्ला लिपि, असमिया लिपि और उड़िया लिपि, यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो 3 राज्य हमें देखने को मिल रहे हैं, बंगाल, असम और उड़ीसा, यहां पर तीनों के अंदर जो लिपियां हैं उनका विकास हमें पूर्वी शाखा से देखने को मिला। किसकी पूर्वी शाखा? नागरी लिपि की पूर्वी शाखा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी शाखा की। तो पश्चिमी शाखा के अंदर जो अब आपकी आती है यहां पर देवनागरी लिपि। ओके, ये रहा आपका देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास उत्तरी ब्राह्मी की कुटिल लिपि के बाद में नागरी शाखा जो लिपि है, नागरी लिपि, उसके बाद में पश्चिमी शाखा से देवनागरी लिपि का क्या हुआ? विकास हुआ। इसके बाद में राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी, ये जो पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र हैं भारत के, इसमें किस लिपि का विकास हुआ? राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी। देवनागरी लिपि की हम बात करें तो देवनागरी लिपि से अब कौन कौन सी लिपियों का विकास हुआ, या फिर कौन कौन सी हम भाषा जो है उनको देवनागरी लिपि के अंदर लिखते हैं। देवनागरी लिपि के अंदर कौन कौन सी भाषाओं को हम लिखते हैं? प्रश्न बनेगा यहीं से। क्या प्रश्न बनेगा? हिंदी तो आपको पता हो गया कि हिंदी की जो भाषा है वो देवनागरी की है। ठीक है, अब हिंदी की भाषा देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या हो गई आपकी? देवनागरी लिपि। ऐसी कौन सी और भी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? नेपाली, गढ़वाली, मैथिली, संस्कृत, मराठी, भोजपुरी और कोंकणी, सारी भाषाएं जो भी देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। और क्वेश्चन बनेंगे कि हिंदी के अलावा वह कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि 3 भी भाषाएं इनमें से ही देने वाला है। ठीक है, चलिए यहां से समझ में आया कि उत्तरी ब्राह्मी जो शाखा है लिपि की, ब्राह्मी लिपि की शाखा उत्तरी ब्राह्मी, उससे हमें विकसित होती कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि की 2 शाखाएं बनी, एक तो नागरी और एक शारदा लिपि। नागरी में 2 प्रकार की शाखाएं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा, जिसमें पश्चिमी शाखा से क्या निकल करके आई? देवनागरी लिपि निकल करके आई। ठीक, चलिए अब बात करते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि का हमने विकास कर लिया, अभी तक हम लौट करके आ गए प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। तो देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मी लिपि, जिस प्रकार से ब्राह्मी लिपि आपके बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, किस प्रकार से? इधर से इस ओर,
हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं देवनागरी, क्या किया हमने, बाएं से शुरू किया, देवनागरी, है ना। कहां से कहां चले, बाएं से चले दाएं की ओर। तो हमारी जिस प्रकार से ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी, वैसे ही क्या किया जाता है, आपका देवनागरी लिपि लिखी जाती है। ये देवनागरी लिपि जो है किस ओर से किस ओर चलती है, बाईं ओर से दाएं ओर, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है, ये कैसी लिपि है, ये है अक्षरात्मक लिपि है, यानी कि यहां पर हम जो भी ध्वनि उच्चारित करते हैं, जो ध्वनि हम बोलते हैं, उस ध्वनि को अक्षरों के रूप में लिखा जाता है ना, कि संकेतों के रूप में नहीं लिखा जाता, अक्षरों के रूप में लिखा जाता है, किसी चित्र के रूप में नहीं लिखा जाता, अक्षर हम बनाते हैं। जैसे हम मान लो लिखते हैं देवनागरी, तो देवनागरी के लिए दा का जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है दे, इसके लिए हम किस प्रकार का जो अक्षर है ये बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देवनागरी लिपि के गुणों के बारे में। देवनागरी लिपि के कुछ गुण हैं। ठीक है, ये गुण की बात करें तो क्या है, एक ध्वनि एक वर्ण, यानी कि यदि अगर हम आ बोलते हैं तो आ के लिए एक ध्वनि है एक वर्ण, आ बोलते हैं तो क्या, ये, तो यानी कि एक ध्वनि है उसके लिए ई यदि अगर हमने बोला तो क्या हुआ, छोटा ई यदि अगर बोला तो ये, तो यानी कि यहां पर एक ध्वनि के लिए ही क्या है, एक वर्ण प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो ध्वनि है वही वर्ण है, यानी कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। जैसे हमने बोला हिंदी, तो हिंदी लिखा गया। ठीक है, जैसा हम ध्वनि उच्चारित करते हैं वैसा ही क्या होता है, वर्णों का प्रयोग होता है। यहां पर मूक वर्ण नहीं है, यानी कि कोई साइलेंट वर्ण नहीं है। आपने देखा होगा कि जो आपके हीरो हैं, कौन है, ऋतिक, उनके नाम के आगे क्या लगाते हो आप, एच लगाते हो। इसमें एच जो है ये क्या है, ऋतिक नहीं बोलते ना, ऋतिक थोड़ी ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋतिक बोलते हैं। तो ऋतिक बोलते हैं, यानी यहां पर क्या है, हमारी जो रोमन लिपि है, इस रोमन लिपि में क्या होता है, मूक वर्ण होते हैं, जबकि देवनागरी लिपि के अंदर मूक वर्ण नहीं होते। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पर देवनागरी लिपि के अंदर मूक वर्ण नहीं होते, जबकि रोमन लिपि के अंदर बहुत सारे अपने हिंदी के ऐसे वर्ड होंगे जहां पर साइलेंट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं, जो बोला वही लिखा, बिल्कुल हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। उच्चारण के सूक्ष्म भेद है, मतलब यहां पर हम जो उच्चारण करते हैं तो हर एक वर्ण के उच्चारण में कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा हमें भेद जो है दिखाई देता है। जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 4 प्रकार के हमारे जो ऊष्म व्यंजन हैं उनमें श श श यानी कि 3 प्रकार के जो श होते हैं, 3 प्रकार के सा में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से हम उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, चलिए वर्णमाला जो है वो ध्वनि वैज्ञानिक रूप से क्या है, यानी कि हमारी जो देवनागरी लिपि की वर्णमाला है उसकी जो ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति है उसके आधार पर बनाई गई है। ठीक है, इसका व्यापक प्रयोग होता है। अभी हमने देखा कितनी सारी हमारी जो भाषाएं थी वो किस में लिखी जा रही है, वो देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जा रही है। अब जब किसी भी चीज में विगुण है तो उसमें दोष भी होंगे, है ना, सीधी सी बात है, हर एक चीज सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकती। दोषों की बात करें, दोषों की बात यह करें कि जब भी आपसे कोई कहता है कि भैया आपको टाइपिंग आती है, आप क्या कहते हैं, इंग्लिश टाइपिंग तो आती, हिंदी नहीं आती, है ना, क्योंकि इंग्लिश तो दिन रात हम व्हाट्सएप पे टुकुर टुकुर टाइप करके टाइप भी कर लेते हैं। लेकिन हिंदी की जब बात आती है तो क्या होता है, इस कठिनता होती है। क्यों कठिनता होती है, तो क्या कहेंगे कि ये मुद्रण में थोड़ी सी कठिन है, यानी कि टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत देती है। शिरोरेखा का जो प्रयोग है, कुछ देखिए ये जो जितने भी गुण और दोष है ये आपके और मेरे द्वारा नहीं बताए गए, ये गुण हिंदी भाषा हिंदी लिपि के जो विद्वान हैं उन विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं कि इसमें जो शिरोरेखा, अब शिरोरेखा किसे कहते हैं पहले तो यही जान लेते हैं। शिरोरेखा कहते हैं वर्ण के ऊपर, इसे मान लो हमने लिखा ये वर्ण, ये वर्ण लिखा, ठीक है, तो वर्ण के ऊपर हमने ये जो ऊपर ये वाली जो लाइन खींची इसे हम कहते हैं सिरोरेखा। ठीक है, जो सिर के ऊपर, वर्ण के सिर के ऊपर बांधी जाती है उसे हम कहते हैं सिरोरेखा। तो सिरोरेखा का जो प्रयोग है वो कैसा कहते हैं कि ये अनावश्यक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ द्विरूप वर्ण है, कुछ द्विरूप वर्ण है, जैसे कि ये आ नहीं है, ये है आपका त्रा,
ठीक है, त्र। अब नहीं, त्र आगे लिखा हुआ है तो ठीक ठीक। चलिए, द्विरूप वर्ण की हम बात करें तो आ, ये जो वर्ण है, जब हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे तो आ के साथ में आपको एक वर्ण कुछ ऐसा भी देगी जिसका मतलब भी आ ही होता है ना। इसके बाद बात करें ता और त्र, तो ये कैसे हैं, द्विरूप वर्णन है, यानी कि जब भी हम इनको देखते हैं तो हमें क्या हो जाता है, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, ये ता है कि त्र है। जब हम हस्तलेखन करते हैं लिपियों का तो हस्तलेखन करते समय में कंफ्यूजन हो जाता है। केवल इतना सा दोष है कि द्विरूप वर्ण है, यहां पर दो रूपों में दिखाई देते हैं। कुछ समरूप वर्ण है, समरूप वर्ण जैसे खा है। अब जो खा है, इस खा को कई बार हम जैसे कि नॉर्मल लिखा, कैसे लिखते हैं खा, खा लिखा, नॉर्मली हमने ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अभी जो खा लिखा, अब नहीं समझ में आ रहा, यदि अगर शब्द नहीं लिखा, केवल हमने अक्षर लिखा तो समझ में नहीं आ रहा कि ये खा है कि रा और वा है। तो कुछ इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिलता है, समरूप वर्णों में कंफ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ये देखा, इसके आगे हम ऐसे गौरव जोड़ दें, मान लो ये खा लिखा हुआ है, ठीक है, खा ऐसे, ओके। अभी देखा यहाँ पे ऐसा गौ जोड़ दे तो क्या लिखा गया, गौरव लिखा गया। जबकि अगर हम ऐसे ये जो खराब, अब आप समझ जाएंगे कि ये खा लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो है समरूप वर्ण की थोड़ी सी हमें यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलती है। ई की मात्रा ये छोटी ई है, बेसिकली छोटी ई, ठीक है। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण पहले, लेखन बाद, यानी कि क्या हुआ, जैसे ये जो है लिपि, लिपि लिखा हुआ है, क्या कहा गया है, उच्चारण तो पहले होता है लेकिन लेखन हम क्या काम करते हैं इसका, बाद में नहीं, लेखन भी क्या होता है, पहले ही होता है, ठीक है। एक ही मात्रा का उच्चारण पहले और लेखन भी हम कैसे करते हैं, इसका पहले करते हैं। देखो लिपि, यहां पर यदि हम उच्चारण पहले नहीं, यहां पे कुछ करेक्शंस है सेंटेंस के अंदर, उसको देखते हैं क्या, चलिए करेक्ट कर देते हैं। ई हो गया, ई की मात्रा का उच्चारण बाद में, यहां पे बाद आ जाएगा और यहां पे लेखन जो हो जाएगा पहले। अब आपका ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया, क्या, ई की मात्रा का उच्चारण बाद में जबकि लेखन पहले। कैसे, ई की जो मात्रा है इसका हम जब भी बोलते हैं लिपि, है ना, ली, तो ला तो पहले वर्ड बोल रहे हैं ला, और फिर इसके बाद में आ रहा है ई, ली ला ई, यानी कि लेखन तो हम पहले कर रहे हैं। जबकि हम हमेशा देवनागरी लिपि के अंदर ये देखते हैं कि जो भी सेंटेंस बाएं से दाएं की ओर आता है हम उसका उच्चारण उसके क्रम में करते हैं। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है हमें कि ई की जो मात्रा है, लेखन तो हम पहले कर दे रहे हैं, है ना, लेखन हम पहले कर दे रहे हैं, लेकिन उच्चारण कैसा हो रहा है, उच्चारण जो है वो बाद में आ रहा है। समझ में आया, तो ये बेसिकली एरर्स हैं, कुछ दोष हैं जिनको विद्वानों के द्वारा बताया गया है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब बात करते हैं, जैसा कि लिपि को हम समझ चुके हैं, तो लिपि के बाद में बात आती है हमारी हिंदी भाषा के मानकीकरण की, कि आज जो हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं एक मानक प्रयोग है। तो आखिरकार बात करते हैं कि भाषा का मानक क्या होता है। तो भाषा का मानक वो होता है जो कि भाषा का आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित स्वरूप व्यक्त करता है। किसी भी भाषा का मानक स्वरूप वह स्वरूप होता है जो उस भाषा का आदर्श, श्रेष्ठ और परिनिष्ठित स्वरूप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब समझते हैं क्या, यानी कि आदर्श रूप क्या, यदि अगर पेन को पेन कहा जाता है, कलम को कलम कहा जाता है, इसका अर्थ है कि कलम मतलब लिखने की, कोई भी एक वस्तु जिससे लिखा जाए, कलम, है ना, सभी लोग समझ जाते हैं कलम, कलम का क्या अर्थ है। तो हिंदी भाषा में कलम का अर्थ है जो क्या है, लिखना, ठीक है।
कुछ लोग इसको किलम भी बोलते हैं। तो अलग अलग, यदि परिनिष्ठित की बात करें, जैसे कि मान लो यहां पर एक शब्द ले लेते हैं हम सीमित, सीमा की बात करें, सीमा की बात हम करें, सीमित की बात करें, तो सीमा का अर्थ हिंदी भाषा के अंदर क्या हो जाएगा, किसी भी क्षेत्र की एक बाउंड्री, एक सीमा, है ना। तो इस प्रकार से एक शब्द का एक अर्थ हो या फिर उस शब्द का किसी परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से अर्थ व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, परिनिष्ठित या फिर मानकीकरण। समझ में आया। यानी कि हिंदी भाषा का मानक की बात करें तो एक आदर्श और श्रेष्ठ परिनिष्ठित स्वरूप यदि प्रदर्शित हो रहा है तो क्या होता है, उससे हम मानकीकरण कहते हैं। मानकीकरण से होता यह है कि हम हिंदी को एज ए उत्तर भारत में क्या मानते, मातृभाषा मानते हैं, है ना। मातृभाषा यानी कि माता से सीखी हुई बच्चे ने जो भाषा है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो आखिरकार यदि किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि उस क्षेत्र का नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति या फिर कोई दक्षिण भारतीय व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मातृभाषा हिंदी ना हो, वो यदि अगर हिंदी को सीखना चाहे तो मानक स्वरूप काफी क्या होता है, उसमें मदद करता है, भाषा को सीखने में मदद करता है। साथ ही साथ पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कार्य, सामाजिक सांस्कृतिक भावों को आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा का मानक स्वरूप होना आवश्यक है, उसे हम कहते हैं मानक भाषा। ठीक है। कैसी भाषा, जैसी भाषा जिसे सीखना बहुत आसान हो, सरकारी कामकाज, दूसरे सांस्कृतिक सामाजिक जो विचार हैं इनको हम सही जो कहना चाह रहे हैं उसी भाव में व्यक्त कर सकें, ऐसी भाषा क्या है, मानक भाषा है। ठीक है। अब मानक भाषा क्या करती है, किसी देश और राज्य की क्या होती है, प्रतिनिधि भाषा होती है। क्वेश्चन बनेगा कि किसी देश और राज्य की प्रतिनिधि भाषा कौन सी होती है, तो मानक भाषा। हम पढ़ चुके हैं मानक भाषा कौन सी होती है, राष्ट्र भाषा कौन सी होती है, राजभाषा कौन सी होती है, विभाषा किसे कहते हैं, उपभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, ये सारा कुछ प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, आप देख लेना। ठीक है। चलिए, अब जो है हमारी मानक भाषा का प्रयोग कहां कहां होता है, तो ये लिखा है सारा प्रयोग कहां कहां होता है, हर एक क्षेत्र में होता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में होता है, आपके रिसर्च के क्षेत्र में होता है, अन्वेषण के क्षेत्र में होता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में होता है, ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र में होता है, शासन के क्षेत्र में होता है। तो मानक भाषा यानी कि जो विचार है उसको सही रूप में व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कहलाती है आपकी मानक भाषा। ठीक है। अब मानक भाषा बनती कैसे है, मानक भाषा की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मानक भाषा के कुछ चरण हैं। यानी कि हमने अब पिछले वीडियोस में देखा कि बोली जो होती है वो कैसी होती है, छोटी सी क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। यहां पर लिखा हुआ भी है, सीमित क्षेत्र में जो बोली, जो भाषा बोली जाती है वो बोली कहलाती है। इसका शब्द भंडार कैसा होता है, शब्द कैसे होते हैं, कम होते हैं, इसमें किसी प्रकार के व्याकरण का प्रयोग नहीं होता और साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार के साहित्य की रचना या लेखन नहीं होता। ठीक है। शिक्षा, साहित्य आदि का माध्यम नहीं होता, व्याकरण का भाव। जब बोली के अंदर क्या हो जाए, क्षेत्र सीमित था, क्षेत्र कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, विस्तृत हो जाए, तो क्या हो जाएगी, बोली भाषा कहलाएगी। शब्द भंडार यहां पर सीमित था, यहां पर कैसा हो जाए, यहां पे असीमित नहीं होगा, शब्द भंडार क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, असीमित नहीं, कभी भी असीमित नहीं होता मानक भाषा का शब्द भंडार। याद रखना, मानक भाषा का शब्द भंडार कभी भी सीमित नहीं होता और ना ही असीमित होता है। ये कैसा होता है, ये होता है विस्तृत यानी कि बड़ा होता है। यहां पर व्याकरण का अभाव है तो यहां पर व्याकरण का विकास हो जाएगा, है ना, व्याकरण का क्या हो जाएगा, आपके पास विकास हो जाएगा। जो यहां पर नहीं होता था, शिक्षा साहित्य की रचना, वो भाषा के यहां पर जैसे ही भाषा का स्वरूप धारण किया बोली ने, तो क्या होने लगा, शिक्षा भी दी जाने वाली, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होने लगे उस भाषा में, साथ ही साथ साहित्य रचना होने लगी, प्रशासन में उपयोग होने लगी। ठीक है। तो बोली से बनी क्या, भाषा, और भाषा से बनी क्या, मानक भाषा। यानी कि जब प्रयोग क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाए, जब प्रयोग क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाए, कहां कहां हो जाए, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हो जाए, सामाजिक क्षेत्रों में हो जाए, व्यापारिक क्षेत्रों में हो जाए, वैज्ञानिक क्षेत्रों में हो जाए, अन्वेषण के क्षेत्रों में हो जाए, है ना, प्रशासन शासन के क्षेत्र में हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाने लगती है, मानक भाषा कहलाने लगती है। एक आदर्श स्वरूप होता है, यानी कि हर एक शब्द का एक अपना ही अर्थ होता है, एक आदर्श मतलब होता है। ठीक है।
अपनी शब्दावली का विकास, अपनी शब्दावली का ही विकास होता है, यानी कि मानक भाषा के अंदर जो शब्दावली है, जैसे शैक्षणिक शब्दावलियां होती हैं, वाणिज्यिक शब्दावली होती है, साहित्य संबंधित शब्दावलियां होती हैं, तकनीक से संबंधित शब्दावली, कानून से संबंधित शब्दों का ये क्या काम करती है, अपने अंदर समावेशन कर लेती है, यानी कि इसका जो आपका विस्तृत शब्द भंडार है वो और अधिक विस्तृत हो जाता है। क्लियर हुआ? भाषा के चरण क्लियर हुए। बोली, बोली से बनी भाषा, भाषा से बनी मानक भाषा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि हमने देखा कि हमारी जो मानक भाषा है, मानक भाषा का मानकीकरण के अंदर यदि बात करें तो मानक भाषा के तत्व, यानी कि मानक भाषा के अंदर क्या क्या समाहित हो सकता है, क्या क्या इसके तत्व है। तो मानक भाषा के तत्वों की बात करें तो ऐतिहासिकता, यानी कि इसका जो स्वरूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, यानी कि बहुत लंबे समय से इसका क्या होना चाहिए, विकास हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद करें सहजता, यानी कि भाषा बहुत अधिक क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। भाषा कैसी होना चाहिए, सहज होना चाहिए। उस भाषा के अंदर स्वायत्तता होना चाहिए। स्वायत्तता का अर्थ क्या है कि वह भाषा बहुत अधिक किसी दूसरी भाषा से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर मैक्सिमम जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है। प्रयोगशीलता, यानी कि उस भाषा के अंदर नवीन नवीन प्रयोगों के आधार पर हमने जो वर्ड है, जो शब्द हैं, उनके अलग अलग मतलब निकाल रखे, उनके अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग कर रखा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रयोगशीलता के आधार पर जो है वो मानक भाषा हमने डिसाइड किया। मानक भाषा के अंदर क्या होना चाहिए, व्याकरण का संपूर्ण विकास होना चाहिए, यानी कि मानक भाषा जो होती है वो कैसी होती है, व्याकरणिक होती है। ठीक है। सभ्यता को प्रदर्शित करती है, यानी कि हम जो इतिहास से अभी तक विकसित हुए हैं उसको प्रदर्शित करती है हमारी मानक भाषा। एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता का अर्थ यह है कि ऐसा तो नहीं कहीं उत्तर भारत में किसी शब्द का अर्थ कुछ और है और दक्षिण भारत में कुछ और है, पूर्व में कुछ और है, पश्चिम में कुछ और है। यानी कि हर एक क्षेत्र के अंदर हर एक शब्द का अपना जो महत्व है वही महत्व होना चाहिए, वही अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्तर भारत में कुछ और हो गया, दक्षिण भारत में कुछ और। ठीक है। बोधगम्यता, बोधगम्यता का मतलब है कि यहां पर मानक भाषा के अंदर जो शब्द है उनका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी शब्द हो जिसका कोई अर्थ ही ना, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मानक भाषा के तत्व हो गए। ओके। बात करते हैं मानक भाषा में कुछ दोष भी होते हैं। क्या दोष होते हैं, भाषा स्थिर हो जाती है, यानी कि भाषा के अंदर हम नवीन शब्दों का प्रवेश नहीं कर पाते, भाषा का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। नए शब्द जब तक आएंगे नहीं तब तक भाषा उन्नत होगी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मानक भाषा जो है वो उन्नत भाषा नहीं। मानक भाषा एक उन्नत भाषा ही होती है, लेकिन इसके दोष की बात करें तो भाषा कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और साथ ही साथ विकास क्या है इसका थोड़ा सा रुक जाता है। हिंदी के मानक भाषा बनाने में आपने अगर देखा होगा, हिंदी भाषा के विकास में हमने जो बात की थी वहां पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो मानक भाषा हिंदी को बनाने के लिए आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रयास किए गए देखते हैं। राजा शिव प्रसाद व्याकरणविद है हिंदी के बहुत बड़े, और इन्होंने कहा, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सितारे हिंद। सर ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया पटवारी का, क्या बन गया। राजा शिव प्रसाद कौन है, सितारे हिंद के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा है कि अरबी फारसी के जो 5 हमारे शब्द देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने का के नीचे, खा के नीचे, गा, जा और फा, इनके नीचे क्या किया है, नुक्ता लगाने की परंपरा शुरू की है। ठीक है, नुक्ता लगाने की परंपरा शुरू की है। समझ में आया। हिंदी को और अधिक हम क्या कर रहे हैं, डेवलप करने के लिए क्या किया राजा शिव प्रसाद ने, कि अरबी फारसी के शब्दों को हमें अच्छे तरीके से समझ में आए कि अरबी फारसी के शब्द हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जैसे कि कागज, कागज नहीं, जैसे इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, जैसे कागज, कागज नहीं, है ना। ठीक है।
चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय रहा 1800 के आसपास, 1850 से 1885 और 1890 तक का जो भी समय है, इसको हम किस युग से जानते हैं? भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो निकली थी, उस हरिश्चंद्र मैगजीन को निकाला जाता था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, तो उसमें हिंदी भाषा, हिंदी लिपि के विकास का एक क्या रहता था, एक क्रम रहता था, समझ में आता था हमें कि किस प्रकार से धीरे धीरे चीजें विकसित होती गई। द्विवेदी युग के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया और इस पत्रिका के अंदर हमें हिंदी भाषा का मानकीकरण होता हुआ दिखाई दिया। छायावादी युग में बहुत सारे हमारे ऐसे व्यक्तित्व दिखाई दिए थे जिन्होंने, जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, ऐसे इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी भाषा क्या किया, मानकीकृत किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए। ये प्रयास थे भारतीय हिंदी परिषद 1950 में गठित की गई। ये तो क्वेश्चन बन गया पटवारी का। भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950। एक क्वेश्चन से काम थोड़ी ना चलेगा, बोनस क्वेश्चन भी तो चाहिए। क्या चाहिए? भारतीय हिंदी परिषद 1950 की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ही भाषा को हमारी कितनी उपभाषा और कितनी बोलियों में डिवाइड किया है, इसको आप कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ये बात बता दी। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय भी क्या काम करता है? समय समय पर हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए कार्य करता रहता है, प्रकाशन करते रहता है। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम भाव चित्रात्मक लिपि से आज की देवनागरी लिपि के सफर को किस प्रकार से कंप्लीट किया। ठीक है, अब क्या करना है? आपको भी रुकना नहीं है, अपनी तैयारी करते रहना है, पटवारी बनकर के दिखाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ही जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।